I will take up 5-step general problem solving methodology. Problem solving is our requirement. Engineers are there to solve problems. You work in the shop floor to solve problems. You work on the table, you work for the company to solve problems. And the problems means challenges. Those challenges which arise because of the system, the process, the things, the new designs, the new versions, the new materials, they are the challenges. That's why you try to solve the problem. So, I have taken this presentation from the Barnes book, and the methodology that I've adopted is totally what Barnes have told. It's clear to everybody? सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा नहीं पड़ा? जी सर। तो सब ये 5 स्टेप जो प्रोसेस है, जिसमें पहली स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन, दूसरी है एनालिसिस, तीसरी है सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड चौथी है ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, और चौथी है और पांचवी है रिकमेंडेशन. तो वी विल टेक अप वन बाय वन. You want, you can note it down also. The first step towards problem solving process is the problem formulation and problem definition. मतलब आपको प्रॉब्लम को समझना और डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं? नहीं. कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडस्ट्रीज में, लोगों के पास में, प्रोडक्शन में, चीजों में? कोई नहीं. नहीं, कोई नहीं, बात नहीं. प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. आपके शॉप फ्लोर में आप ग्रीन मोल्ड कास्टिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट में काफी डिफेक्ट आ रहे हैं, कास्टिंग में डिफेक्ट आ रहे हैं. तो देखने से ये लगता है कि कास्टिंग खराब है. अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, आप कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? पहले तो प्रॉब्लम को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्लियरली समझना पड़ेगा, और कंस्ट्रेंट्स को कम से कम करना पड़ेगा. अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको छोटे में बांटना पड़ेगा. आपने कहा स्टेटमेंट to reduce the casting defect by 50% if the defect is blowhole. अब किस क्राइटेरिया पे इसको आप सक्सेस को जज कर रहे हैं?
ब्लो होल को रिड्यूस करने के लिए आपने क्राइटेरिया बनाया कि 50% रिड्यूस करना। क्या क्राइटेरिया होगा? पार्ट आएगा, उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे क्या क्राइटेरिया होगा। आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे बहुत मैन्युटली, या आप उसी के सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम से कंपेयर करेंगे। आप आउटपुट को मेजर कर सकते हैं कि भाई ये 5000 पीस बना रहे हैं हम डेली, सीजन में 3000 बनाते हैं। या आपने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है इसको, ठीक। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि आपके जो प्रॉब्लम है कि ब्लो होल है, आपने कहा कि टू रिड्यूस दी percentage of blowholes by 50% at the end of the year। गोल आपका, पर्पस, ऑब्जेक्टिव blowholes होगा। अब आपकी प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट होगी? आपने कहा कि ब्लो होल की जो प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री में है उससे कंपेयर करेंगे। आप यूरोप से कंपेयर कर सकते हैं, आप यूएस से कर सकते हैं, और लॉज स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे। नहीं, तो आपने अपना जो क्राइटेरिया रखा, जो फ्रेमवर्क रखा, वो एक लोकल रखा, और आपने कहा कि जो उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो किस हिसाब से आप देखेंगे, चेक करेंगे। और आपने कहा कि इस पूरे काम में साल भर लगेगा या 2 साल लगेगा। ये आपका वर्कशीट प्रॉब्लम डेफिनेशन है। कि हम ब्लो होल्स को कम करेंगे जब एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कर, एल्यूमिनियम कास्टिंग कर रहे हैं, ग्रीन गोल्ड कास्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा। और हम चाहते हैं कि कोई भी जॉब बने वो 15 आधा किलो से ऊपर की ना बने, और 5000 पीस हमको बनाने हैं। तो इस तरह से आपने डिफाइन किया प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं बात को कि प्रॉब्लम कैसे डिफाइन की जाएगी? प्रॉब्लम डिफाइन की जाएगी तो उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर चीजें होती है वो डिफाइन की जाएगी। इनपुट, आउटपुट, ट्रांजैक्शन, वो सब डिफाइन। अब हम लोग प्रॉब्लम के एनालिसिस पर आ रहे हैं। प्रॉब्लम एक ब्रॉड आपने डिफाइन कर ली। अब आपको डेटा लेना है, डेटा को एनालाइज करेंगे और सॉल्यूशन देंगे। आपने सॉल्व किया, आपने जो है डाई कास्टिंग कर दी, आपने कास्टिंग के लिए मशीन ले जाए, और आपने 1000 10,000 पीस देखने शुरू करे। ये एनालिसिस का पार्ट है। एक ब्रॉड स्टेटमेंट आप बनाएंगे कि भाई फैक्ट क्या है, वो लिखेंगे। तो अब जब आप प्रॉब्लम को है तो क्राइटेरिया बनाया, आपने कहा ब्लो होल इतने डायमेंशन का, ऐसा। आपने जो कास्टिंग का प्रोसेस था देखा, तो आपने पाया कि प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। वर्कर जैसे दिल चाहता है कास्टिंग करता है, बेस्ट मेथड अप्लाई नहीं करता, तो उसके अप्लाई ना करने से कास्टिंग खराब होती है।
वर्कर जो है कभी उसने एल्युमिनियम में कुछ मिला दिया, कभी नहीं मिलाया, कभी डेडल पहले उठा ली, फिर ठंडा कर दिया, फिर डाला, फिर आपका जो है प्रेशर ज्यादा बना दिया कास्टिंग में, तो कुछ भी करा उसने, उससे जो पर्पस था आपका कास्टिंग का वो मीट नहीं हो पा रहा। हमारी प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम जो है ब्लो होल की है। हमने उसको सीखा कि भाई ये कहाँ पर है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या चार्ट बनेगा, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा मटेरियल है। फिर हमने इसको समझना शुरू किया क्राइटेरिया क्या है। तो देखा हमने कि ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लो होल की नहीं है, ये प्रोसेस को फॉलो ना करने की है। कि जो लेबर है, जो वर्कर है हमारा, जो गिवन प्रोसेस हमने चार्ट में दिया है उसको फॉलो नहीं करता, टेम्परेचर को पूरा मेंटेन नहीं करता, जल्दी उठा लेता है, तेज डाल देता है सामान, तो गैसेस निकल नहीं पाती हैं, ब्लो होल्स आ रहे हैं कास्टिंग, मटेरियल को पूरा बॉयल नहीं किया उसने। तो आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम जो है ब्लो होल नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस को ना फॉलो करना। वर्कर जो है आपके वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आपने प्रॉब्लम को समझा, एनालाइज किया, तो अब आप समझिए जो प्रॉब्लम होती है शॉप फ्लोर पे, वो जो दिखाई पड़ती है वो प्रॉब्लम नहीं होती, एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होती। रफी, तुम प्रॉब्लम कैसे करते हो? प्रॉब्लम सर हम जो पहले एनालिसिस ही करते हैं उसको, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम लेवल पर चेक करते हैं, पैरामीटर्स चेक करते हैं। और अगर डाई कास्टिंग की बात करते हैं तो जब ब्लो होल के लिए हम उसमें गैस, वाटर लीकेज, एयर लीकेज वगैरह चेक करते हैं, ऑयल लीकेज चेक करते हैं। कास्टिंग कर रहे हैं ना आप, तो डाई कास्टिंग मशीन हाँ, अगर सैंड मोल्ड कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रॉपर पोरिंग नहीं हुई है, पोरिंग नहीं होगी आवाज जा रही है, या वो सैंड भी गीला हो सकता है, वो पूरी तरीके से सूखा ना हो, उसकी वजह से गीला है या गैस निकल नहीं पाती है। प्लांट्स वगैरह हैं वो सही से नहीं बनाए तब भी ब्लो होल आ सकता है। और जो मेटल टेम्परेचर है उसका मेजर रोल रहता है कि अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो भी वो ब्लो होल्स आते हैं। तो अब आपने ये पाया कि जो डिफेक्ट आ रहे हैं, कि ये नहीं कि हम डिफेक्ट को दूर करें और सोचें, असलियत में वर्कर प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहा है, इसीलिए डिफेक्ट आ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो हमने पाया कि प्रॉब्लम इज टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर सैंड मोल्ड कास्टिंग। आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए। उस प्रोसेस को जब आप बना देंगे और उसको फॉलो किया जाएगा तो उसमें पार्ट खराब नहीं बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपके नहीं समझ में आ रही? जी सर। तो अब आप समझिए, हम लोग स्टार्ट हुए थे ब्लो होल पे, हमने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, और हम कहीं और पहुंच गए। हमने जो है ना कास्टिंग देखी तो मुझे लगा कि भाई ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये क्वालिटी की नहीं है, ब्लो होल खराब हो रहे हैं तो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी। वो आप उस पर कंट्रोल चार्ट लगा देते हो, ये कर देते। आपने देखा कि ये प्रॉब्लम प्रोसेस को ना फॉलो करने की है। जब प्रोसेस में गए तो देखा प्रोसेस है ही नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं। एक बहुत अच्छी चीज है, आपके 6 अच्छे दोस्त हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उन दोस्तों का नाम क्या है, कोई बताएगा? 6 अच्छे दोस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन होते हैं? 5W1
1H। 1H। बहुत अच्छी बात कही। 5W1H। Why, when, where, who, whose, what, और H, how। अगर आप क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम को, आप क्वेश्चन करते हैं चीजों को, और डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, चीजों के हिसाब से आप मटेरियल को अलग करते हैं, चीजों को अलग करते हैं, तो आप देखते हैं कि देयर इज द आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। तो 5W1H आपका एक सबसे अच्छा दोस्त है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब आपने क्राइटेरिया बनाया इवैल्यूएशन का, सोल्यूशन का, कैसे करेंगे। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आप एक गियर बॉक्स बना रहे हैं, उस गियर बॉक्स में एक स्पेसिफिक गियर जो है वो कास्ट हो रहा है, वो गियर में खराबी आ गई, उस खराबी की वजह से गियर बॉक्स खराब हो रहा है। तो अब गियर बॉक्स की खराबी को समझने के लिए आपको उसके पार्ट्स की खराबी समझनी पड़ेगी, इन टोटलिटी, इन आइसोलेशन। सारे पार्ट लगा दिए फिर समझिए, या अलग अलग पार्ट को देख के उनको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो प्रॉब्लम वर्कशीट एनालिसिस के लिए आप क्या करते हैं, आप स्पेक्स बनाते हैं, कंस्ट्रेंट लिखते हैं, प्रेजेंट मेथड को डिस्क्राइब करते हैं। मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए इंडस्ट्री के अपने अलग अलग चार्ट्स होते हैं, कहीं फ्लो प्रोसेस चार्ट, कहीं फ्लो डायग्राम, कहीं गोजेंटो डायग्राम, कहीं असेंबली चार्ट्स, कहीं फ्रीक्वेंसी डायग्राम, आपके चार्ट्स होते हैं। कई बार 7QC टूल्स भी लोग यूज करते हैं। ऑपरेशन चार्ट है, मैन मशीन चार्ट्स हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है, साइमो चार्ट्स हैं। इस तरह के अलग अलग चार्ट्स को आप यूज करते हैं प्रेजेंट मेथड को समझने के लिए। तो आपने कहा भाई जिस तरह से कास्टिंग हो रही है उसको समझा जाए, फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए। तो आपने प्रोसेस चार्ट बनाया, फ्लो डायग्राम बनाया, जो भी आपने किया, आपने बहुत माइन्यूट एनालिसिस कर दी, साइमल्टेनियस मोशन ऑपरेशन एनालिसिस कर दी, साइमो चार्ट बना दी। मैन मशीन रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई कर ली, सबसे अच्छा आदमी क्या कर सकता है, मशीन सबसे अच्छी क्या कर सकती है, और प्रॉब्लम को री एग्जामिन किया। बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से प्रॉब्लम को आपने समझने की कोशिश की। भाई आप समझिए प्रॉब्लम हम क्या बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपने देखा कि ये जो पार्ट बना है ये ब्लैंक का, इसमें ब्लो होल्स हैं बहुत ज्यादा, और ये हैंड कास्ट ग्रीन मोल्ड कास्टिंग से बना है। सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि भाई कास्टिंग खराब बन रही है, क्वालिटी वालों से बोलो ठीक करें। क्वालिटी वाले कहेंगे अरे भाई आपका मेरा काम ही नहीं है, आप तो देखती है, तो टेक्नोलॉजी खराब है, आपकी मशीन खराब है, आपका प्रॉब्लम खराब, आपका मटीरियल खराब है। तो अब आपने एनालाइज किया प्रॉब्लम, एनालिसिस के लिए आपने चार्ट्स बनाए, मेथड को देखा, चीजों को देखा, तो आपने पाया कि प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस के एब्सेंस की है। स्टैंडर्ड प्रोसेस ही आपके पास नहीं है। जब स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो फिर क्या हुआ आपका, जब स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो आपको पहले स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना है। तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन है टू डेवलप ए स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ऑफ गियर ब्लैंक्स थ्रू ग्रीन मोल्ड कास्ट प्रोसेस। तो फिर आपने उसको एक प्रोसेस, उसके लिए आपके पास में कई पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं।
आप हाथ से ग्रीन मोल्ड बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, कोप ड्रैग से बना रहे हैं, आप हॉट चैम्बर कास्टिंग भी कर सकते हैं। किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? मटेरियल कंसिस्टेंट नहीं है, मशीन कंसिस्टेंट नहीं है। किस लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए, कौन सी हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा भाई हमको बहुत ही अच्छी स्पेक्स चाहिए और हम चाहते हैं गियर को छोटा कर दिया जाए। अब आपने कहा भाई ये तो ग्रीन मोल्ड कास्टिंग से काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको डाई कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी। तब आप जो है डाई कास्टिंग में इसका पार्ट बनाएंगे और उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाएंगे। आपने सोल्यूशन ढूंढा कि डाई कास्टिंग ले लीजिए, मटेरियल चेंज कर दीजिए, प्रोसेस में कूलिंग करिए, हीटिंग करिए, पोस्ट हीटिंग करिए। इस तरह से आपने सोचा सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन सोचा। और जब सोच लिया सोल्यूशन तो आपने एक आइडियलिस्टिक व्यू ले लिया कि भाई क्या होना चाहिए, और आपने सारे सॉल्यूशंस को लिस्ट कर दिया वन बाय वन बाय वन। अब आपने मशीन कितने की आएगी, कितना लॉस होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना पर पीस कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या फायदा होगा। मशीन नहीं आएगी तो हम हाथ से करेंगे, कितना फर्क पड़ेगा। हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। तो आपके पास में जो ऑल्टरनेटिव्स हैं आपने उसको इवैल्यूएट। अब आपका जो सोल्यूशन है वो क्या क्राइटेरिया को, स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है। आप डाई कास्टिंग से बना रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है, कोल्ड से बना रहे हैं, हॉट से बना रहे हैं, आपने मटेरियल चेंज किया, क्या स्ट्रेंथ आ रही है। आपने सेम प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया, क्या स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपको इवेल्युएट करना है जो आपके सॉल्यूशंस हैं, 1 2 3 4 5। प्रॉब्लम को समझना, डिफाइन करना, एनालाइज करना और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना, उनको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने के बाद में आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया, नेक्स्ट आइडियल, फिर आपने रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। आपने एक पीपीटी बनाया, एक वाइट पेपर बनाया, एक सारी शीट बनाई कि ये कैलकुलेशन है, ये कॉस्टिंग है, ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, ये बैंक की कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है। तब ये पार्ट बन जाएगा, इससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा, और ये डिमांड है। तो आपने कहा ये एक्शन पार्ट। आपने कहा भाई एक्शन पार्ट ये है कि कभी कभार 4 पीस बनाने होते हैं, हम लोग हाथ से बनाते रहेंगे, ये प्रोसेस फॉलो। आपने कहा कि भाई बहुत ज्यादा पीस बनाने होते हैं, बड़ा फायदा है, अच्छी चीज है, हम लोग ऑटोमेटिक मशीन ले आते हैं। तो ये चीज समझिए, रिकमेंडेशन फॉर एक्शन जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं। और आपने एक्शन लिया, एक आपने एक्शन लिया। एक्शन के लिए आपने जो कॉस्टिंग करी, 3D मॉडल बनाया, वर्किंग मॉडल बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, प्रोसेस बनाए, उस प्रोसेस को चेक किया, तो ये हो गया। अब मैंने एक प्रॉब्लम रखी है सामने कि कैरियर ऑप्शन फॉर माई सेल्फ आफ्टर बी। आप सबको ये समझ में बात आ रही है? ये 5 चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए पहले। कैरियर ऑप्शन की बात की जा रही है। कोई बताएगा मुझे? ये 5 स्टेप्स लिख लिया आप लोगों ने। प्रॉब्लम डेफिनेशन, एनालिसिस, पॉसिबल सॉल्यूशन सर्च, इवैल्यूएशन फॉर ऑल्टरनेटिव्स और रिकमेंडेशंस।
कोई बताए मुझे क्लास में, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल ठीक है या डीमैक सही है? बताओ भाई प्लीज। डीमैक में ही आएगा ना सर, सिक्स सिग्मा टूल्स। हाँ, डीमैक होता है। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंस्पेक्ट, एनालाइज। एनालाइज एंड एक्शंस आ जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है जी। डीमैक तो सर सिक्स सिग्मा में यूज किया जाता है ना सर? ये डीमैक हर जगह यूज होता है, सिक्स सिग्मा में यूज होता है और जहां भी use होता है। मेजर जो क्रोनिकल प्रॉब्लम्स होती है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं इसको। जी सर। बेसिक चीजें तो यही है, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन, एनालिसिस। प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुमने कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है? सर बहुत सारी करी है। हाँ तो बताओ। एक सर हमारा प्रॉब्लम था शेल में, एक पार्ट है हमारा, उसमें ब्लो होल्स का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसको हमने डिफाइन किया था, ब्लो होल होता क्या है। बेसिकली एयर इंटरप्शन होता है कास्टिंग के अंदर, जिसको हम ब्लो होल कहते हैं। हवा फंस जाती है, हवा फंस जाती है। हाँ, हवा फंस जाती है। तो उसको हमने डिफाइन करके उसका देखा था कि उसमें कहाँ कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। लोकेशन वाइज मैट्रिक्स बनाई थी उसकी, और कंसंट्रेशन चेक किया था कि किस लोकेशन में कितना परसेंटेज आ रहा है। फिर उसके हिसाब से सर हमने ये देखा कि जनरेशन कहाँ पर है, तो अपना पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना करके जनरेशन पॉइंट फाइंड आउट किया। फिर डिटेक्शन हमारा जो था वो मशीन शॉप में जाके होता था, हम अपने डाई कास्टिंग प्लांट में, क्योंकि वो जो ये पोर्शन होता है ब्लो होल का, वो इसका फेनोमेना अंदर की तरफ होता है, कास्टिंग के अंदर रहता है। ये जब मशीनिंग होने के बाद ये सरफेस पर निकल कर आता है। अगर वो ब्लो होल हमारा एज पर स्पेक है तो ओके है, अगर स्पेक के बाहर है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक एनालिसिस, डेफिनेशन के साथ एनालिसिस हो गया कि ये मशीन शॉप में प्रॉब्लम को पकड़ा जा रहा है और इतना परसेंटेज में आ रहा है। तो उसके बाद हम फिर इसकी एक टारगेट लेते हैं। टारगेट के साथ जैसे मान लीजिए 80% 70% इसका रिडक्शन लेते हैं, कि जो भी अभी हमारा टारगेट अभी एक्चुअल पीपीएम आ रहा है उससे हम टारगेट पीपीएम इतना रिडक्शन लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें वाईवाई एनालिसिस होती है सर, इसमें फिश बोन डायग्राम बनाया जाता है। उसमें मैन, मटेरियल, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, और जो भी इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज मिलते हैं उसको हम लिस्ट डाउन करते हैं, कॉस्ट बनाते हैं उसमें सारे, एक एक कॉस्ट को फिर हम वैलिडेट करते हैं अपने पास्ट ट्रेवल डेटा से, और उसको वैलिड इनवैलिड करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंस और डेटा। टीम जो होती है उसके ऊपर करती है। जब हमें वहाँ लगता है कि जो प्रॉब्लम्स अगर उस दौरान आई हैं, जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, तो हम उसको वैलिड करते हैं, फिर उनको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन होता है, उसके सिमुलेशन में हमको पता चलता है कि इसका जो रूट कॉज है वो ये है। जैसे हमारे एक रूट कॉज 2-3 इसमें निकले थे। एक ऑयल लीकेज का निकला था, डाई से, एक कपलर से ऑयल लीकेज होकर के डाई के अंदर आ रहा था, और एक जगह से वाटर लीकेज हो रहा था जो कि डाई के बीच में घुस रहा था वो। तो उन दोनों के ऊपर हमने एक्शन लिया था कि उसकी जो प्रॉब्लम मिली तो इसके ऊपर हमने एक्शन एनालिसिस किया कि ऑयल जो है डाई के अंदर क्यों आ रहा था। तो वहां पर ये पता चला कि जो कपलर से क्विक टाइप कपलर होते हैं, तो वहां पर उसकी ओरिंग, बैकअप रिंग डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें ऑयल आ रहा था। तो वो हमने फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिसाइड किया कि इसको क्या कर सकते हैं कि ये दोबारा ना हो। अगर होता भी है तो हमारे डाई के अंदर ना आए, ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हमने वहां से कपलर हटा करके उसको डायरेक्ट फिटमेंट किया और कपलर को उस एरिया से दूर कर दिया। एक एक्शन तो ये लिया था। दूसरा, वाटर लीकेज के लिए जो क्विक एसएमसी की फिटिंग्स आती हैं, वहां से वाटर लीकेज हो रहा था। तो वो फिटिंग्स जो है उनकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं थी, टेंशन में आने की वजह से वो खुल जा रही थी। तो उसको हमने फिर डाई के ऊपर माउंटिंग्स बना करके उसको फिटिंग किया। तो ये 2 एक्शंस लेकर के हमने अपना जो 60-70% जो लीकेज था उसको ब्लो होल का वेरी नाइस। फिर उसको हमने सस्टेनेंस में गए थे। फिर सस्टेनेंस में अभी तक हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो कॉस्ट का हमें लॉस हो रहा था, क्योंकि कास्टिंग बनती है तो हर कास्टिंग की कॉस्ट निकल के आती है। अप्रोक्स हमारा 140 रुपीज के करीब पड़ता है वो, इंक्लूडिंग मटेरियल। लेकिन मटेरियल को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो रिटर्न होके हमको मिल जाता है। उसमें बर्निंग लॉस कंसीडर कर लेते हैं, 4% 6% तक हम बर्निंग लॉस लेते हैं। तो वो उसमें इंक्लूड करके अप्रोक्स 50 रुपीज पर पार्ट हमारा रिजेक्ट से हमको करीबन 4 लाख या 5 लाख रुपए महीने का लॉस हो रहा था। तो उसका 60-70% जब हमने रिडक्शन किया था, तो करीबन वो 3 लाख रुपए महीने का हमको सेविंग मिला है।
बहुत इस अच्छा। तरीके से मतलब 12 कोई से और 36 लाख की बताएगा इसको कैसे उसने किया ऑफिस में? एनीबडी एल्स इन द क्लास प्लीज? फॉर एवरी इंटरेक्शन आई विल गिव देम एक्स्ट्रा मार्क्स। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए है। हाँ सर, मैंने किया था। बताओ कौन बोल रहा है? अरमान खान। हाँ बताइए क्या किया आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का? कहाँ काम करते हैं बताइए। मैं सर एबीबी इंडिया लिमिटेड में जॉब करता हूँ, मोटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एलजी? एबीबी इंडिया लिमिटेड। अरे वाह बहुत अच्छी। इमरान खान, अरमान तो अच्छा काम सही। तो हाँ। जहाँ पे सर मोटर मैन्युफैक्चरिंग होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो फरीदाबाद? हमारे, हाँ फरीदाबाद में। तो एक कस्टमर है, उनके यहाँ से कंप्लेन आता था कि मोटर की जो रोटर है उसकी एक्सियल प्ले होती है। उस एक्सियल प्ले की वजह से वो पंप बनाती है एक्चुअली, जो ओईएम है। तो उनके पंप के परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ रही थी उससे। तो वो कंप्लेन हमने खत्म किया था 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करके। अच्छा। हाँ। तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने रूट कॉज एनालिसिस करी थी? हाँ, रूट कॉज एनालिसिस किया था, फिशबोन डायग्राम बनाया था। अरमान खान किस पोस्ट पे हो आप? मैं यहाँ से क्वालिटी इंजीनियर हूँ, प्रोसेस इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है। जामिया के बच्चे हैं वहाँ पे? और जामिया के एक हैं खुसरो खान, वो टेस्टिंग हेड है। हाँ खुसरो जानता हूँ मैं, यहाँ जामिया के बीटेक है। हाँ हाँ हाँ, टेस्टिंग हेड है यहाँ पे, वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। पॉलिटेक्निक के बच्चे भी हैं वहाँ पे? पॉलिटेक्निक के तो अभी सर कोई नहीं है। जीवी पंथ के हैं 2-3 लोग यहाँ पे। अच्छा, और कोई बताया मुझे? भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये कोई हंसी खान मतलब बात नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाएगी, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो जो स्ट्रक्चर मैंने दिया कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, पहले डिफाइन कर लीजिए, है ना, और डिफाइन नहीं है तो एनालाइज कर लीजिए, फिर डिफाइन कर लीजिए, फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढिए, उन सॉल्यूशन को कंपेयर करिए ऑल्टरनेटिव्स को, उनको इवेलुएट कर लीजिए, जो सबसे अच्छा लगे 2-3 उनको आप प्रेजेंट कर दीजिए, उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। बात करने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है। एनीबडी एल्स हु कैन टॉक टू मी? तो मैंने इसके अंदर एक चीज रखी थी, इसमें है क्वेश्चन था एक लास्ट में कि 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के आप बताइए कैरियर ऑप्शन फॉर माई सेल्फ आफ्टर बी मैकेनिकल डिग्री। फिर बताएगा कि बी मैकेनिकल के बाद में कैरियर ऑप्शन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो बताए। सर पहले तो डिफाइन करेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमें बी करने के बाद प्रॉब्लम आ क्यों रही है, और उसके प्रॉब्लम हम बी में मान लीजिए खाली बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तो अभी तो हमें सारे ऑप्शन हाँ। नजर आएंगे। अगर बी से पहले हम एचवीएसी कंपनी में काम कर रहे थे, एक अच्छी पोस्ट पर आ गए थे, तो प्रॉब्लम डिफिनेशन अलग हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले बी करने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है, उन मतलब इसमें कैटेगराइज हो जाएंगे। एक तो बी वो लोग कर रहे हैं जो जॉब में है, और एक बी वो कर रहे हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग भी इसलिए भी कर रहे हैं कि वो आगे डिग्री लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, एक मास्टर डिग्री PhD करेंगे। हाँ, तो कैटेगरी में जैसे ही हम डिफाइन में जाएंगे तो इसमें वो डिफाइन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको किस एरिया में प्रॉब्लम आएगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको एमटेक करना है उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेजर जो आएगी उन लोगों के लिए जो बी करके सिर्फ जॉब करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जो बी में अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, पढ़ाई नहीं की या वो नहीं किया, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही है, या फिर बी की जो डिग्री है या उसके ऊपर कोई इशू है, तब हो सकता है कि जॉब ना मिले या फिर वो अप्रोच ना करे। तो वो सब ऑप्शंस हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर एक एक करके एनालिसिस करेंगे कि जो मार्केट में लोगों को जॉब नहीं मिली है, जब उनसे बातचीत होगी तो उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे भी क्यों नहीं मिली है जॉब। उन रीजंस को फिर किल करने की कोशिश करेंगे, एक्शन डिसाइड करेगी। ये जैसे अगर बी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है ये इशू,
या फिर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा कि वो किस तरीके से आगे अपने आप को मार्केट में सरवाइव करा सकता है या जॉब फाइंड आउट कर सकता है। ऐसा है, अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमसे। अभी जो हमारी बी है ये सेल्फ फाइनेंसिंग है और पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम की बी बहुत पुराने जमाने में हम लोगों ने एक्सेप्ट करा ली थी एआईसीटी से, तब एआईसीटी से अप्रूव हो जाता था बी का। अब ये नॉमेनक्लेचर खत्म होके सेकंड शिफ्ट कर दी गई है, सेकंड शिफ्ट। बट सेकंड शिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके लिए अलग से स्टाफ चाहिए, अलग से टीचर चाहिए और उसकी क्लास 2 बजे से होनी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, बच्चों ने जब हंगामा किया कि बी जो है उसमें आपने सेल्फ फाइनेंस क्यों लिखा। पहले बी में एसएफएस इवनिंग लिखा जाता था, तो एक वीसी साहब आए, बच्चे उनके पास गए, उससे कहा कि इसमें से इवनिंग हटा दीजिए, उन्होंने रेगुलर कर दिया उसको। एआईसीटी अप्रूवल जो है आपका इवनिंग का है, तो फिर आपको इवनिंग लिखना पड़ा। जब इवनिंग लिखना पड़ा तो भाई लोगों ने कहा कि भाई तो सर गलत हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम बढ़ गई, अब बी बंद कर दी गई। और इस साल अगर बी नहीं चली, एडमिशन नहीं हुए इस साल बाद, तो फिर हमारा एआईसीटी का अप्रूवल भी खत्म हो जाएगा। और अगर एआईसीटी का अप्रूवल खत्म हो गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास कोई बी चलाने का। तो हम लोगों ने तो यही कहा कि भाई बी फिर से शुरू कर दिया जाए, जिस नॉमेनक्लेचर में चल रहा है एआईसीटी से चलता रहेगा। और उसका फायदा क्या है कि बी पढ़ के बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है। और मैंने खुद भी देखा, जैसे बच्चे जो सीमेंस में गए वो सीमेंस में काम कर रहे थे, अब जब बी कर लिया तो जो उनकी तनख्वाह थी वो बीटेक से भी अच्छी हो गई थी। तो जो फ्रेश बीटेक ज्वाइन कर रहा है उसको 5.5 मिल रहा है, उनको 6.5 मिल रहे थे। तो जो उनका बी में और डिप्लोमा में टाइम लगा, डिप्लोमा में 3 साल और बी के 4 साल, बल्कि 5 साल मान ली, 5 दिन 8 साल, 8 साल में से अब 2 साल कम कर लीजिए, 12th के 6 साल, 6 में 4 साल बीटेक के, तो वो 2 साल का फर्क आ रहा था आपके बस। और उस 2 साल के बदले में उनको अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, मतलब उनको 2 साल ज्यादा लगे थे पढ़ने में बीटेक वालों के मुकाबले में। 3 साल डिप्लोमा पढ़ा, 4 साल बी पढ़ी, 1 साल खराब हुआ, तो वो उनका 8 साल लगा। और एक्चुअली अगर वो चाहते करते तो 2 साल का 12th करते और 4 साल की बीटेक करते, 6 साल लगता। बट उनको अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा था। तो हमने ये देखा कि जो लोग बी करके आए हैं उनको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि वो डिप्लोमा से लग गए वहां। अब ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी बढ़ चुकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता नहीं है करना, उसको तो कोई फायदा नहीं है। और हमने ये देखा कि बी करने के बाद लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब मैंने कम से कम बी करे हुए 50 सुपरडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और देखे हैं जो बी करने के बाद में चेंज हुआ। लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की रैंक तक पहुंच गए बी करके। ऐसा नहीं हुआ, कई लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं कि जो बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में किया बी करके बाहर चले गए, इंडिया के बाहर चले गए। मैं बता रहा हूं आपसे भाई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। अब हम इन चक्करों में पढ़ के अगर बी को बंद कर देंगे और फिर हम कोई बी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एआईसीटी का नॉमेनक्लेचर चेंज हो चुका है। एआईसीटी ने 25 साल पहले वो हमें अप्रूवल दिया था, खत्म हो जाएगा एक बार बी बंद हो गया तो। व्हाट शुड वी डू, बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्लास का कोई बच्चा बोलना चाहेगा इस बारे में? तो फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है लड़कों का कोर्ट में केस है। हम कह रहे हैं लड़कों का कोर्ट में केस है, वो चलता रहेगा, हम बी स्टार्ट कर दें। भाई देखो, ये कोई तरीका नहीं है कि लड़के ने अगर हंगामा किया तो बी बंद कर दे। हम लड़कों ने अगर हंगामा किया तो बी बंद करने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। क्योंकि एक बात समझिए, हमारे यहाँ लेटरल एंट्री नहीं है। जो लड़के डिप्लोमा पढ़ के आते हैं वो बी करके
उनको डिग्री मिल जाती है, वो डिग्री AICTE अप्रूव्ड होती है। अब डिप्लोमा को AICTE अप्रूवल लेना पड़ा, जबकि यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा नहीं होता है। तो अब डिप्लोमा का हमने अप्रूवल दिलवाया इस साल, हमने इस साल अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और अप्रूवल हो गया हमारा। अब हमारे पास टेम्परेरी अप्रूवल आ गया है डिप्लोमा का, AICTE का। तो अब AICTE के बच्चे जो डिप्लोमा करके जाएंगे उनको लेटरल एंट्री लेनी पड़ेगी, मतलब 4 साल बीटेक पढ़ना पड़ेगा कहीं और जाके। ये जो है एक अच्छा कोर्स है जो सिर्फ 3 जगह या 2 जगह अप्रूव हुआ था, अलीगढ़ में, जामिया में और DTU में हुआ था बस। जहां चल रहा है, अलीगढ़ में चल रहा है, DTU में चल रहा है, DTU में फीस बहुत होता है और बाकी जगह ही चल रही है। ये प्रॉब्लम है जिसको मान लीजिए अगर हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? प्रॉब्लम थी BE की डिग्री की और उसको सॉल्व क्या किया गया? लड़कों का अनरेस्ट से। लड़कों ने हंगामा किया तो लड़कों के हंगामे को खत्म करने के लिए आपने BE की डिग्री बंद कर दी, है ना? प्रॉब्लम वो नहीं थी। और अगर लड़कों से कायदे से बात की जाती, उनको समझाया जाता कि भाई देखो ये अप्रूवल है, ये अप्रूवल फिर नहीं आएगा, क्योंकि BE जो है वो पार्ट टाइम स्टाफ पे चल रहा है। अगर आप इवनिंग कोर्स सेकंड शिफ्ट बनाएंगे उसके लिए हमें नया स्टाफ रखना पड़ेगा। नया स्टाफ रखने के बाद 1.5 लाख से कम की फीस नहीं आएगी, 1.5 लाख से कम की फीस नहीं आएगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा पूरा। और वो 2 बजे से क्लास होंगी, वो क्लास जो है सेकंड शिफ्ट की क्लास जो है शाम को नहीं हो पाएंगी। अभी बहुत से लोग जो है शाम को आके पढ़ लेते हैं, संडे पढ़ लेते हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। तो वो चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की बात। तो आज की जो प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो टोयोटा का जो है 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग लीन का अलग होता है, BPR का अलग होता है और रूट कॉज का अलग होता है। और हर कंट्री का अलग, कंपनी का अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं। अगर आप कहें तो 6 सिग्मा का या DMAC का टोयोटा का मैं एक वीडियो लगाता हूं। देखिए हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। My name is Ron Ferreira, and I'd like to officially welcome you to this first overview module of the Gemba Academy Practical Problem Solving course. Well, by the end of this module, you'll know what a problem is, as well as why companies such as Toyota use a form of practical problem solving to this very day in order to improve their way of working. Next, you'll also be introduced to other problem-solving approaches such as the Six Sigma DMAIC methodology. And finally, by the end of this module, you'll know what the 8 steps to practical problem-solving are as we prepare to take a deep dive into each step throughout the rest of this course. Okay, well, let's get started by first answering a fundamental question. What is a problem?
Well, first of all, a problem can be defined as any deviation from the standard. Now, it can also be defined as a gap between actual and desired conditions. And finally, a problem can be defined as an unfulfilled customer need. Now, taking it a bit further, we're often able to classify problems into one of three types. Now, the first is when the standard is not achieved. In other words, if our target is 100% on-time delivery and we experience a month of 82% on-time delivery, our actual performance doesn't meet the standard. Now, the second type of problem occurs when the standard is achieved, but a higher standard is now required. Now, staying with the on-time delivery example, if we're currently performing at 100% on-time delivery at a quoted lead time of 2 weeks, our customers may very well ask us to reduce our lead time to 1 week while still maintaining 100% on-time delivery. And finally, the third type of problem occurs when our performance to the standard varies, meaning it's not consistently achieved. Now, this is actually a form of mura, or unevenness, which we first learned about in the Transforming Your Value Streams course. All right, well, now that we've been introduced to what a problem is, let's now turn our attention to why practical problem solving is such a powerful approach to tackling issues burdening you and your organization. Well, first of all, practical problem solving enables organizations to have a common understanding and definition of what a problem actually is, which in turn creates a fast and urgent initial response. Next, a standard problem solving approach removes time lost in debate and discussion. In other words, organizations are able to focus their valuable time and energy on things that actually matter, such as solving problems. And finally, through planning, root cause analysis, and the implementation of mistake proofing ensures problems don't reoccur, since there's nothing more disheartening than to see a problem reappear a few months after it was thought to be solved. Now then, throughout this problem-solving course, we'll be referring to the PDCA cycle, which stands for Plan, Do, Check, and Act. And in particular, we'll be spending a lot of time on the first step, which is plan, since the failure to plan properly, as shown on the top side of this diagram, almost always results in longer times to resolve the problem. In other words, this organization rushed through the planning phase only to pay for this hastiness and the check and act phases. And on the other hand, when an organization takes the time to do slow, thorough planning, as prescribed in the practical problem-solving approach, they're far more likely to solve their problems faster and far more efficiently, as we see here. All right, so those are just a few of the reasons why practical problem solving is so powerful. Now, I'd like to turn our focus towards a few of the other problem solving approaches used today by companies before we take a deeper dive into the 8-step practical problem solving roadmap. First of all, depending on the problem at hand, many companies utilize one of the simplest problem solving methodologies available today, known as Just Do It. In other words, for small problems that may not require much time or resources, it's sometimes possible to quickly fix them and move on. Well, these might be likened to so-called low-hanging fruit initiatives. Next, Ford Motor Company adopted a problem-solving process known as 8 disciplines, which takes 8 disciplines and uses them to tackle engineering problems. Now, some actually confuse 8D with the 8 steps of practical problem solving. And while they do share some similarities, they are different. Now, another extremely powerful problem solving approach finds its roots in the Six Sigma methodology. Now, specifically, Six Sigma practitioners around the world have used the DMAIC, or define, measure, analyze, improve, and control process to attack problems associated with variation and defects for many years. As an aside, if you're interested in learning more about Six Sigma, please be sure to check out Gemba Academy's School of Six Sigma. Okay, well, to wrap up this overview module, I'd like to officially introduce you to the 8-step practical problem-solving process. Now, throughout the rest of this course, where we'll follow an actual case study, we'll be taking a deep dive into each step. But for now, we just want you to become familiar with their names.
Now, I'd also like to point out that these 8 steps are based closely on what Toyota calls the Toyota Business Practice, which is a detailed explanation of how the PDCA cycle works. Okay, well, the first step in the process has us clarifying the problem. In other words, we must clearly describe the current situation while going to see with our own eyes in order to get the facts. Now, we also want to answer questions such as whether we've contained the problem in order to protect the customer, even if this means implementing a temporary solution. The second step of the process has us breaking the big, vague problem down into its smaller, more specific problems. Again, we want to go see the actual problem process or situation with our own eyes. Now, during this step, we'll also take time to study the various inputs and outputs of the process, helping us to properly scope and prioritize our efforts. Next, once we've scoped the problem, it's time to set a target which we will achieve, which is step 3. Now, this is an important step as it forces us to make a commitment. Now, this target should definitely be a challenge, but also something that helps limit the scope. In other words, it becomes a must-do target. Finally, it's important to remember that this target should take us one step towards the ideal, meaning it doesn't have to be our gargantuan leap towards perfection. Instead, we'll focus on taking one solid step at a time. Next, step 4 has us analyzing the root cause. Now, once again, to do this, we must practice Genchi Genbutsu without prejudice, which means we must go and see the problems for ourselves instead of relying on what a report says. Now, during this step, we'll work to find points of cause, which is the starting point of root cause analysis. Now, as it turns out, there are often multiple points of cause, so we must drill down using things like the 5 why. And for the record, 5 is not a magic number. It's just a typical number suggested to get to the root cause. Now then, a proper root cause analysis will point to the action needed, namely the removal of the root cause. To do this, you and your team will need to make a plan that includes who, what, and when, enabling you to pursue multiple countermeasures, which is step 5 of the practical problem-solving process. Step 6 has us seeing the countermeasures through as we implement our countermeasures quickly as a team. Now, to accomplish this, it's important to seek the help and, most importantly, the ideas of many people. You'll also want to communicate this status regularly while turning the PDCA cycle again and again. And perhaps the best advice we can offer with this step is to never, ever give up. You'll no doubt hit obstacles and challenges, but your willingness to persevere and battle through these situations may very well mean the difference between success and failure. Step 7 is often called the follow-up phase as we evaluate both the results and the process. Now, during this step, you'll want to ask the question, was this an effective countermeasure or just luck? Now, this is an important question to ask since if you look closely at this picture of the famous square peg in the round hole example, you'll realize sometimes even great ideas, such as ensuring only round pegs get inserted, have room for improvement since a person with a square peg and hammer just might find ways around this error-proof device. Finally, step 8 of the practical problem-solving method challenges us to standardize success using something the Japanese called yokoten, which loosely translated means to copy and expand good Kaizen ideas to other areas while also identifying unresolved issues. And in addition to building on successes, we must also face and learn from unresolved issues. In fact, we should never shy away from these challenges since failure to address them could lead to problems reappearing in the near future. Finally, during this 8th and final step, we must set the next targets for improvement since the phrase, "no problem is a problem," is so very true. Okay, and that covers the overview of the 8 steps. Step problem solving process. Anybody in the class who can tell me how these 8 steps are different from the 5 steps? Are they same or different? Or these 5 steps have been elaborated?
तो बताएगा ये 8 स्टेप्स में और 5 स्टेप्स में फर्क क्या है? एट स्टेप्स में और 5 स्टेप्स में क्या फर्क है? क्या इनको एलेबोरेट किया गया है कि सेम है या डिफरेंट है ये? सर ये एलेबरेशन है, 5 स्टेप्स है, इसमें कुछ चीजें जुड़ जाती हैं जैसे टीम 5W है, 1H है, एक तो ये एलेबोरेशन है, एक टारगेट है, इवैल्यूएशन है, टारगेट इम्प्लीमेंटेशन है, और टीम भी इसमें जुड़ जाती है 8 डिसिप्लिन में। तो ये 3 चीजें इसमें जुड़ गई हैं। हाँ, और टीम जो चीज कम हो गई है, वो हो गई है कि जैसे आपने कहा कि इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज, तो उसने बताया कि आप जो है सही सोल्यूशन की बात करें, तो दिस इज सेम टू इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज, जी, कि जो आपके पास आइडिया है उसको इवैल्यूएट करें, उसको सिमुलेशन उसी में आ जाएगा। एंड द क्लास एंड जावेद साहब विल टेक द क्लास आफ्टर। ठीक है, ओके सर, ओके।